जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग एक सीरीज की शुरुआत करते हैं जो घटना चक्र का PIQ, जिसमें स्टेट PCS का जो भी एग्जाम हुआ हो तथा यूपी PCS यानी और यूपीएससी का PT से लेकर के जो BPSC का जो भी PT में क्वेश्चन आया है उसका हम क्वेश्चन देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा तो इसी के इर्द गिर्द रहता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। इसमें ये होगा कि क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ इसका नोट्स भी देखेंगे, यानी कि थ्योरी और क्वेश्चन दोनों इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। आप कहीं भी रहिएगा, सुन सकते हैं, देख सकते हैं अच्छा से। इसको जो है शुरू से लेकर के अंत तक हम लोग देखेंगे। आज पहला देखते हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर के शुरुआत करते हैं, तो बने रहिएगा। तो इसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन में पहले नोट्स देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन देख लेंगे। तो वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद बिन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन था वहां पे। जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी। पैतृक उपाधि थी। वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग की शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। यानी कि आपको ये कहेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया, तो इसका आंसर सीधे सीधे होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। अर्थात नीला जल की नीति इसी को कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नूना दा कुन्हा था। यह 1529 ईस्वी से 38 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, यानी कि इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित था वास्को डी गामा, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वान डिमेंस लैंड यानी कि अभी जो है तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने करवाया। इस समय भारत के गवर्नर के पद पर आसीन नहीं था। जिस समय दुर्ग का निर्माण करवाया, उस समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गवर्नर पद पर आसीन नहीं था। द्वारा 1503 ईस्वी में कोचिन में कराया गया। अंजीदीव एवं कन्नौर वर्तमान कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। यानी मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार स्थापित करने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो इसका क्रमश निम्न से है।
कर्म है पुर्तगाली यानी पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत वर्ष 1961 ईस्वी में वापस गए। वर्ष 1961 ईस्वी में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनिया वस्सालो ए सिल्वा था, जो 1958 से 1961 ईस्वी तक रहा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे सिल्वेस्ट्रे फेराइरा बोसा बना था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में स्थापित की थी, किंतु उसके शीघ्र ही विनिष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचीन में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग कोचीन 1503 ईस्वी में तथा कन्नूर में 1505 ईस्वी में दूसरे दुर्ग का निर्माण करवाया गया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव एवं चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल शासक बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। कब? तो 1632 ईस्वी में। तो किसने? शाहजहां ने कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। बंदी बना लिया था। क्या आगे है? कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? तो ये थे जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। कोचीन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ है, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेरित समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रीवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्रित हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने का प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को बढ़ा करके 68,373 पाउंड कर लिया। यहाँ पे शुरुआती था 30,133, अब कर लिया 68,373 पाउंड। फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसके प्रथम गवर्नर स्मिथ थे, के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया उससे पहले भारत में लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। आगे, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। कारखाना स्थापित किया 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। यानी सूरत में जो 1613 ईस्वी में स्थापित कारखाना है अंग्रेज का प्रथम अस्थायी था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर
चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड थे। जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्के जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी और ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का ही विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना ही इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज शाह के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नाम स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सैपल की संधि ट्रीटी ऑफ एक्सला सैपल 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का युद्ध समाप्त हुआ। यानी कि एक्सला सैपल की संधि के तहत जो ये युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अब देखिए, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कोलबर द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे फ्रांसीसी में कॉम्पैग्नी फ्रैंकाइज फॉर ले कॉमर्स देश इंडिसे ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कायरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1699 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया। अब प्रश्न देख लेते हैं, जो भी प्रश्न है और उसका डिस्कशन देखते चलाएंगे। तो अब पहला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी। डिस्कशन देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासक की पैतृक उपाधि थी। ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन एवं दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली
वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टुपले सॉरी अल्मीरा, द अल्मीरा। तीसरा क्वेश्चन है, वह डच काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? इसका आंसर होगा पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार जो स्थापित किया वो पुर्तगाली थे। चौथा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा 1498। पांचवा क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? इसका आंसर होगा अल्मीरा। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ये होगा जमोरिन। सातवां क्वेश्चन, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा से कथन सही है? इसका आंसर है केवल एक सही है। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामुथ्री था। तो हाँ, और 2 और 3 गलत है। इसके बाद 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, उसे वास्को डी गामा का स्वागत किया उसने। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाजों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया। वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ आंसर बता रहे हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री। कोलंबस ने अमेरिका की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वान डिमेंस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण किया और उस समय उस पर अपना अधिकार कर लिया। नूनो दा कुन्हा ने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। सितंबर 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वारेज केब्राल को भारत में आगमन हुआ। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर एवं वायसराय बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो कौन खोजकर्ता कहाँ का और इसका जन्म स्थान कहाँ का? इसका देख लेते हैं। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, इसका जन्म स्थान इटली। जैक्सन कार्टियर था, इसका जन्म स्थान फ्रांस। सर फ्रांसिस डे, इसका जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम। फर्डिनेंड मैगलन, इसका जन्म स्थान पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो यह है क्वेश्चन नंबर 11 का सी, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह है अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नवंबर 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब क्वेश्चन नंबर 11, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है इसमें से? इसका क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, तो यही गलत है इसका। अब 2 नंबर है,
अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, तो हाँ। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, तो हाँ। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, तो हाँ। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? यह है कोचिन। पुर्तगालियों को भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1509 ईस्वी में कोचिन में कराया गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो यह है पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर सी, 15 का सी आंसर होगा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। अब क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो यह है हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा 1529-38 ईस्वी में मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में उनके पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्ताबुस किले का निर्माण किया था। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। अब है क्वेश्चन नंबर 17, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन ए सही है। इसमें कौन सही है? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो बिल्कुल ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांस थी, तो गलत। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत। क्या देखिए, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेनिश और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये होगा पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो यह है पुर्तगाली। निम्नलिखित में 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यह है जॉब चौरनॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनॉक ने अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चौरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता कालिकता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस फाउंडेशन डे भी नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन 21, कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता बसाया जॉब चौरनॉक ने, उत्तराखंड पीसीएस का है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो यह है मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका आंसर होगा डच, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन टेंडिंग टू ईस्ट इंडीज की थी। इसके बाद
1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो इसका बी सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची पूर्व कोचिन में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा बी, 2 और 3 सही है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, तो हाँ। आगे हैं, डचों ने पश्चिमी तट पर कोचीन को पुर्तगाली से छीना और बाद में पूर्वी तट पर आंध्र और उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया तथा कथन दो सही है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के शासक विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर इसे मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, कथन 3 भी सही है। अगला क्वेश्चन 26, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या थी? इसके सभी, भारत में राष्ट्र भावना की कमी थी, कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई भी उसे अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। इसका आंसर उपयुक्त सभी सही। उपयुक्त कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे ज्ञात है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडमिनिस्ट्रेशन नामक दल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? यह है लिवेंट कंपनी, जो स्थल मार्ग से व्यापार किया। लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया तथा 1702 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनी को मिलकर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? यह है अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम द गवर्नर यानी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज रखा। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन नंबर 29, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? यह है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। अगला क्वेश्चन 30, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका है सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर तथा तदोपरांत अंग्रेज ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की।
निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो यह है थॉमस वेस्ट। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा सूरत। 33 नंबर क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका केवल दो, यानी यह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था? तो नहीं। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था? हाँ। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी से 11 ईस्वी जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था तथा इंग्लैंड के राजा जेम्स का प्रथम का दूत था। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था और वह बहुत अच्छा बोलता था, अतः कथन दो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थापित किए थे? इसका आंसर होगा ये भरूच में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो यह है अंग्रेज। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? यह है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के 37 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यह है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बम्बई स्थानांतरित कर दी गई। 38 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? यह है पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? यह है 1798 से 1814 ईस्वी। 1798 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेज को सौंप दिया गया, अवध के नवाब सादत अली खान द्वितीय द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? यह है सर जॉन चाइल्ड। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था तथा मुगल शासकों और औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी का आरंभ हुआ था, का ही विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिग्रहण कर लेना, कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार जो किया, उसी का तात्कालिक कारण था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो यह है फ्रांसीसी एवं अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची 2 से फुट के सही उपयोग से सही उत्तर चुनिए। इसका होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स्ट्रा सैपल संधि से अंत हुआ था।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा, प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका बी गलत है। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 में हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसमें यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, ये गलत है। आगे, इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। हाँ, इसी में अनवरुद्दीन मारा गया। तो कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर 1749 ईस्वी में अंबुर का युद्ध लड़ा गया, जिससे एक तरफ कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था तथा दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना। चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना इस युद्ध में अनवरुद्दीन की पराजय हुई और वह मारा गया। इसलिए कथन एक सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका आंसर होगा बी, डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय वही पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा, यानी डुप्ले के बारे में। वह भूमि जिससे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदी ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? यह है सूरत। लुई 14वें के मंत्री कोलबर द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रैंकोइज पोर ले कॉमर्स देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रैंकोइस कायरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापित किए। फ्रांसीसी 48 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यह है कोलबर्ट। 50 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों से स्थापित किया था? ये बी और सी, चिनसुरा और हुगली। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच का कंपनियों का कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोड़, जुगदिया आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 51, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका आंसर होगा 1632 ईस्वी। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असल प्रयास किए, यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभावसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ, यद्यपि पटना में डच फैक्ट्रियां की स्थापना 1632 के संदर्भ में से संबंधित कोई प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना का संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? यह है 1632। निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। तो सबसे पहले देखिए विमलीपट्टनम 1641 ईस्वी, कराईकल 1645 ईस्वी, कोचीन 1663 ईस्वी, चीन सूरा 1653 ईस्वी। फ्रांसीसी दक्कन में 54 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली था। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी। क्वेश्चन नंबर 55, किन यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापारिक समय समय पर प्रवेश किया? भारतीय व्यापार में यानी कौन कब आया, यानी पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये देख लीजिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन क्रम इस प्रकार है, पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया। क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए पांडिचेरी फ्रांसीसी, गोवा पे पुर्तगाली, त्रिकोणवाड़ पे डेनिश, मद्रास में डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह है बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अफीम। भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में अफीम का उत्पादन किया तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया। क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी, अतः विकल्प अनुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोप वासियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो यह है फ्रांसीसी। 16वीं शताब्दी में यूरोप अनेक राष्ट्रों के व्यापार समय समय पर व्यापार उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया? तो ये है सभी, नागपट्टनम, चीनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। अगला क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। उपयुक्त में से कौन सा से अंग्रेजी की भारत में देन नहीं थी, यानी अंग्रेज इसमें से क्या नहीं दिया था? इसका आंसर होगा इसमें से कोई भी नहीं, यानी कोई भी नहीं इनमें से। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। फिर भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें अंग्रेजी को भारत में कोई सा देन नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि वह कंपनी असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह है टीबी मैकाले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विधान द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम यूरोपीय साहित्य दर्शन, यानी अंग्रेजी को भारत की जो सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाए यूरोपीय साहित्य दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। क्वेश्चन नंबर 64, एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसका दोनों।
प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को पुनः मद्रास पुनः प्राप्त। एक्सला सैपल की संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेज को पुनः प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से सही है? इसका दोनों है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, बिल्कुल। अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत, हाँ। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजी बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। अब इसको अगला देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पहले देखे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी में यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दोहित सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। फिर ब्लैक होल की घटना, कथित घटना 30 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। इसका वर्णन जेड होलवेल जो शेष जीवित रहने वाले में से एक ने किया था। उसके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े इस कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए। अगले दिन उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन इतिहासकार मुस्लिम इतिहासकार है गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी, वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध जो अभी प्लासी का युद्ध मैदान है वो पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758 ईस्वी से 60 तक तथा 1765 से 67 ईस्वी तक रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। क्लाइव को कहा विलियम पीट ने। और देखिए, अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के संयंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया था। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोरेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में प्राप्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो के साथ में थी। इस युद्ध के समय बेंसी टाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने ही प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजी चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। इसके तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। इसके तहत
अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुआ है। नहीं, इसी समय कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1837 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा के युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट की जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजातियों के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। एम पनिकर ने कहा 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया था। अब इसमें प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? यह है मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया तथा मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। 1727 ईस्वी उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। 2 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो यह है मुर्शिद कुली खान। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? तो यह है प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में हुआ। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो यह 23 जून 1757 को हुआ। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोही है, जैसे उसमें था मिर्जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना के नायक में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मर्दान तथा मोहनलाल थे। सहसा, यहाँ पे मीर मर्दान होगा। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मर्दान मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों में से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथ में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट आया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह वर्ष 1757 में लड़ा गया। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो यह है प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? हाँ, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल।
पलासी, वर्तमान नाम पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? यह है मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के संयंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक न हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया वो कौन था? वह बक्सर का युद्ध। 22-23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकार ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर का युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? यह है बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में कौन युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? यह है बक्सर का युद्ध। 14 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यह था शाह आलम द्वितीय। 15 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो यह है मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? यह इलाहाबाद की संधि, जो 2 संधि हुआ है। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 ईस्वी मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां 1765 ईस्वी हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? यह शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। इसके तहत बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? यह है मुगल सम्राट। अब 19 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए? ये है लॉर्ड क्लाइव। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार, उड़ीसा को दीवानी कब प्रदान की? यह है 12 अगस्त 1765 में। 21 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो यह है मोहम्मद राजा खान। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को
26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन यानी वार्षिक अदा करना था। यानी जो नजमुद्दौला बंगाल का स्वीकार किया, नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिब यानी नाइज नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे और राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था और कंपनी के अधिकार में था क्षेत्र उस समय। क्वेश्चन नंबर 22, 1765 के ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो यह है खासी जनजाति। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में तिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियां के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करने हेतु तिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। आगे हैं 23 नंबर क्वेश्चन, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों का कौन सा से कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। राजा टिकैत राय नवाब आशुदौला के अर्थ मंत्री थे, सही है। अवध के नवाबों के राज्य के में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को ऊंचा स्थान प्राप्त था, तो हाँ। राजा टिकैत राय नवाब आशुदौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरण तो आशुदौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? यह पहले है अंबुर का युद्ध, फिर है प्लासी युद्ध, फिर बांडीबास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। यानी 18वीं सदी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालक्रम इस प्रकार। अंबुर का युद्ध लड़ा गया अगस्त 1749 ईस्वी में। इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेलूर के समीप अंबुर या अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को पराजित कर दिया तथा उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद पर तैनात कर दी गई, हैदराबाद में तैनात की गई। फिर प्लासी युद्ध जून 1757 में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेज को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। फिर बांडीबास युद्ध जनवरी 1760 में हुआ। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक तरफ तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी भी सही उत्तर है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीबास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट डी लाली। बांडीबास के युद्ध 1760 में हुआ। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो यह है फ्रांसीसी। और क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है? यह है बी, बांडीबास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी।
बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। किलियांवाला का युद्ध नेतृत्व 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब अगला आप लोग देख लिए हैं, फिर से आगे जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। अगला पार्ट जरूर लाएंगे और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे, जिसमें अगर आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और ये जो आप पूरा देख लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।